हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। आज हमारे सामने खड़ी है टाटा हैरियर ईवी। अब ये जो एसयूवी है, मतलब ये ईवी जो है, ये जब से मार्केट में लॉन्च हुई है तब से इसके बारे में आपने दुनिया भर के वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारा कंटेंट देखा होगा। तो आज मैं इस गाड़ी के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए अपने वीडियो में इन्वाइट करना चाहती हूँ वन ऑफ द ओनर्स ऑफ दिस कार, शिवांशु जी। हाय शिवांशु जी। हेलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। आप ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बताएं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवांशु गुप्ता। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूं और कार चलाने का काफ़ी शौक है मुझे। आप देख ही सकते हैं, इसी वजह से मैंने ली है ईवी। ओके, सो आप मतलब ईवी क्यों? सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी। सो मैम, इसका रीज़न बहुत ही लॉजिकल है, अगर आई ट्राई टू एक्सप्लेन। सो इससे पहले आई वाज ड्राइविंग क्रेटा पेट्रोल। ठीक है। तो मेरी करीब लगभग 4 साल में मैंने 1 लाख किलोमीटर उसको चला दी थी। तो अब नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड। अब हमारी फैमिली ने देखना शुरू किया और मेरी वाइफ और मेरी बेटी है मिश्का, 9 साल की है वो। ओके। उन दोनों को ही एसयूवीज़ का मन था और मतलब उनको ये था कि सेडान में नहीं जाना है। और मेरी गाड़ी चलती बहुत है, मतलब हर वीकेंड हम लोगों का ये होता है कि कहीं बाहर निकलना है और भले ही वो एक लाइक वृंदावन जाना हो या कहीं भी आसपास जाना है, बट घर में नहीं रहना है। सो वो ओडोमीटर काफ़ी टिक होता रहता है। Right. और क्रेटा पेट्रोल मैंने बहुत एंजॉय की है चलानी, फैंटास्टिक कार। बट अगैन उसका जो माइलेज है, कहीं ना कहीं वी ऑल नोज परफॉर्मेंस कम्स एट अ कॉस्ट। तो वो एक्सप्रेस वेज पे 15, सिटी में 10-12। और मेरा ऑफिस है यहाँ से लाइक एमिटी के पास है, ऑल्दो इट्स लाइक 20 किलोमीटर है, बट जाने में 1-1.25 घंटा लगता है। तो आप जो एक डेली टाइम में रनिंग, जाते होगे। राइट, तो जो डेली रनिंग कॉस्ट है मेरी, वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। ओके। अब अपग्रेड करते टाइम जो मेरे पास एसयूवीज़ में ऑप्शन आ रहे थे, वो या तो डीजल में थे या जैसे महिंद्रा एक्सयूवी 700, उसको अगर हम पेट्रोल में बात करेंगे और अगर उसमें भी ऑटोमेटिक ले लिया तो इट्स लाइक 7 या 8 का एवरेज। एग्जैक्टली। अदर ऑप्शन वॉज किया सेल्टोस, जो टर्बो वाला उनका ऑप्शन आता है, उसका भी 7, 8, 9 इसी तरह का एवरेज है। राइट। तो काफ़ी मतलब लाइक 2-4 महीने तो यही सोचने में लगे कि क्या करना चाहिए, एक क्या ऑप्शन हो सकता है जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो और मेरे लिए एक रियल सेंस में अपग्रेड हो। देन आई वंस थॉट फॉर दैट हाई राइडर, जो हाइब्रिड टोयोटा हाइब्रिड मॉडल है। तो वो लिटरली, मतलब नॉट टू ऑफेंड एनीवन, बट वो मेरी वाइफ को उतनी पसंद नहीं आई। Okay. और मतलब मुझे थोड़ा रहता है कि जब कार लो तो फैमिली को पसंद आनी चाहिए, बिकॉज उनको भी चलना है उसमें। एग्जैक्टली। देन महिंद्रा अनाउंस देयर XEV 9E और फर्स्ट लुक में इट वाज लाइक कि हाँ ये मुझे लेनी है, मैंने उसको बुक करा दिया। सो बट मुझे उसका जो सेकंड मॉडल है, व्हाट डू दे कॉल देम, पैक 2। सो वो पैक 2 मैंने और मेरे भाई दोनों को ही लेनी थी, तो हम दोनों ने वो बुक कराई। वी वेटेड टिल जून और जुलाई में उसको आना था। एंड पूरा टाइम मतलब मेरी वाइफ को भी लगता था यार हैरियर या सफारी इस तरह की, या XUV 700 इस तरह की कोई मैसिव एसयूवीज जो हमारी इंडियन मार्केट में है, चेक करो इंटरनेट पे कि क्या वो आ रही हैं ईवी में। देन आई गॉट टू नो अबाउट हैरियर ईवी। बट स्टिल मेरा बुकिंग अमाउंट पड़ा था महिंद्रा के पास एंड जुलाई में आई थिंक आई गॉट टू नो कि हैरियर ईवी की प्री बुकिंग ओपन हो रही है। सो मैंने XEV 7E को भी बुक करके छोड़ा हुआ था और इसकी भी प्री बुकिंग अमाउंट मैंने दे दिया था। और फिर वी स्टार्ट इवैल्यूएटिंग, बिकॉज मेरे 2 ब्रदर इन लॉ हैं, दोनों के पास XEV 9E है। सो वो लेवरेज मेरे पास एक था कि उसको चला के देखना या उसको पास से फील करना। सो वो सेट था। बट देन जब ये आई, और मतलब हैरियर देखने के लिए भी नहीं आई थी, मैंने प्री बुक कर दी थी, बट मैं अपनी वाइफ को लेके गया और हम लोगों ने हैरियर जो आइस वर्जन है डीजल वाला उसको देखा। एंड वी डिसाइडेड कि हाँ यही हमें लेनी है। फीचर, कॉस्ट, वो सब बाद में आता गया। तो देन हमने मन बनाया एंड देन फाइनली जब ये लॉन्च हुई उसके बाद शिवरात्रि वाले दिन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सागर मोटर्स, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। निहाल जी वहाँ पे टीम लीड हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं, मतलब सेल्स स्टाफ वैसे काफ़ी सपोर्टिव है उनका। तो मैंने इसका भी सेकंड मॉडल बुक कराया हुआ था, विच इज़ लाइक फियरलेस 75। तो उन्होंने समझाया मुझे कि सर अभी 3 लाख का ही फ़र्क है, सब्सिडीज़ वगैरह काफ़ी मिल रही हैं, इंटीरियर में ये डिफरेंस है। somehow I got convinced and then on the day of Shivratri we got this beast। और ये empowered variant this is empowered 75 rear wheel drive। ओके, ठीक। तो ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी? टू बी प्रिसाइज समवेयर अराउंड लाइक 28,60,000 या कुछ इस तरह से, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। लाइक ACFC मॉडल है तो चार्जर इसमें इंक्लूडेड है, इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग।
ओके, तो कोई सब्सिडी वगैरह सब अप्लाई करके आप बता रहे हैं? यस, ग्रेटफुली। सो RTO यूपी में फ्री है, एंड देन आई मीन वी हैव टू जस्ट पे लाइक 5,000 रुपये या कुछ फाइल चार्ज आता है, उसके अलावा रोड टैक्स नहीं देना होता है। और जो GST है, अभी तो काफ़ी व्हीकल्स पे कट डाउन हुआ है, बट EVs पे ऑलरेडी 5% है, राइट, तो वहाँ पे काफ़ी सेम ही है, काफ़ी सेव हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा एक जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे घर में ऑलरेडी मेरे ब्रदर इन लॉज के पास महिंद्रा की XEV है। सो महिंद्रा ने वो सपोर्ट उनको नहीं दिया था, समहाउ दे डिडंट न्यू, बट जब मैंने ये खरीदी तो मुझे टाटा की तरफ से बताया गया कि एक UP EV की सब्सिडी है 1 लाख रुपीज़ की, और वो कैसे अप्लाई करनी है। सो वो उन लोगों को नहीं मिला, बिकॉज ये तो बाय डिफॉल्ट आई थिंक वो आपका कुछ क्राइटेरिया होता है, वो चेक करते हैं, उसके बाद वो राइट। सो क्राइटेरिया सिर्फ इतना ही है कि EV होनी चाहिए और इंक्लूडिंग बैटरी होना चाहिए, 4 व्हीलर होना चाहिए, से उसका टोटल कॉस्ट का 15% और 1 लाख विच एवर इज हायर। सो वो बट कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये हेल्प मिल गई, जो मेरे सेल्स एडवाइज़र थे निहाल जी ने उनको डायरेक्ट किया कि आप इनकी हेल्प करो। उन्होंने वेबसाइट बताई, कुछ क्लॉज हैं, जैसे कि मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि उसमें एक बहुत छोटा सा क्लॉज है और वो बहुत क्रिटिकल है। वहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करना होता है, UP EV सब्सिडी समथिंग करके एक वेबसाइट है, ठीक है। वो वही आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए जो RTO की फाइल में गया है। ओके, अगर वो मिसमैच होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये ना कहीं वेबसाइट पे लिखा है, मतलब लिखा है छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन में, बट पीपल यूजली इग्नोर इट। ओके, सो ये एक अच्छा पॉइंट है सब्सिडी लेने के लिए, जो लोग भी UP में हैं, कि जब आप अप्लाई करें उसको तो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वही होना चाहिए जो आपकी RTO की फाइल में गया है। ओके। सो गाइस प्लीज़ आप ये पॉइंट ज़रूर नोट करके रखिएगा। बट आई एम शॉक्ड कि महिंद्रा ने, क्यों, बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली एक ओनरशिप रिव्यू किया है XEV9 का ही, तो वो सर जो है प्रणित सर, उन्होंने बताया कि उनको सब्सिडी मिली है। सो या तो ऐसा हो सकता है कि बहुत इनिशियल डेज में उन्होंने ले ली थी, जैसे मैंने ये बिल्कुल प्री ऑर्डर पे ली थी, तो ऐसी उनकी भी शायद मेरठ में पहली या दूसरी कार थी, तो तब तक उनको भी नहीं पता हो, महिंद्रा गाइस को भी नहीं पता हो, तो ऐसा हो सकता है। ओके, ठीक है। और इसका वेटिंग पीरियड कुछ था? मैम, जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्री बुकिंग जिस दिन शुरू हुई थी, आई थिंक पहला या दूसरा ही मैं बंदा था जिसने मतलब मैंने बुक कर लिया था। तो बुकिंग पीरियड कमिट तो किया गया था कि मतलब शुरू में 2 महीने, बट वो लास्ट में मैंने देखा कि बढ़ते बढ़ते वो 6 महीने तक चला गया था। बट थैंकफुली आई गॉट ऑन टाइम। और आई थिंक ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेरी दूसरी या तीसरी कार थी। एक मेरे छोटे भाई हिमांशु ने मेरठ में लिया, हमने भी मतलब हमने साथ में ही ली थी, तो मेरठ के लिए उसकी वो पहली थी। तो वो वेटिंग पीरियड वाला इशू नहीं है, बट हाँ जो मुझे सुनने में आया है सेल्स एग्जीक्यूटिव से, वो ये 6 महीने तक गया है। क्योंकि काफ़ी डिमांड है इस गाड़ी की तो आज की डेट में। तो आपको जो कलर चाहिए था, यही वाला कलर चाहिए था या आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया? ये भी थोड़ा सा एक उस टाइम पे लगा था कि कॉम्प्रोमाइज़, सो मैंने वाइट बुक किया था। ओके, बट समहाउ ये इसकी जो इनवॉइसिंग है और जो पूरा बुकिंग का प्रोसेस है वो पूरा टाटा से ट्रैक होता है, जिससे कि बीच में कोई गड़बड़ ना हो, शोरूम वाले अपनी तरफ से कुछ गड़बड़ ना कर सके। सो लकीली किसी ने ये टॉप मॉडल बुक किया था, फिर उन्होंने कैंसिल करा के कुछ दूसरा किया। फिर निहाल जी का कॉल आया मेरे पास टाटा से कि सर ये अवेलेबल है, क्या आप लेना चाहते हो? और फिर वो एक होता है ना कि नहीं चलो आज ही लेनी है। देन आई कन्विंस माई वाइफ की सिग्नेचर कलर है, ले लेते हैं। अदरवाइज मतलब मेरे यहाँ मेरी मदर और मेरी वाइफ दोनों का है, नहीं गाड़ी तो वाइट कलर की ही लेनी है। सो ये मेरी 5वीं कार है और ये पहली कार है जो वाइट कलर की नहीं है। सो इट्स ऑल्सो अ स्टोरी बिहाइंड इट। So ये available था and then now I am really enjoying this color. It's a beautiful color. Different color. It's not like पूरा blue नहीं है, different तरीके वाला जो normal में blue दिखता है गाड़ी में। जहाँ sunlight पड़ती है वहाँ पे ये थोड़ा सा रेडिश टोन में रिफ्लेक्ट करता है। ओके, नाइस, ओके, गुड। और इसके अलावा आपके घर पे आप कह रहे बता रहे हैं कि आपके 5 गाड़ियाँ रही थी या अभी करेंटली भी हैं आपके पास? नहीं, मेरी ये प्राइमरी कार है। सो ये भी एक लोगों के लिए शॉकिंग हो जाता है कि EV को आपने कैसे प्राइमरी कार बना लिया है। सो मेरे पास ये मेरी प्राइमरी कार है। मेरे भाई के पास जैसे मैंने बताया उसकी भी प्राइमरी कार हैरियर EV है। वी हैव गॉट वन महिंद्रा 300 एंड देन जैसे मैंने आपको अपने ब्रदर इन लॉ का बताया, सो उसकी वो सेकेंडरी कार है। अच्छा। ही प्राइमरली का ड्राइव्स अ रेंज रोवर एंड अ किया कार्निवल, एंड फिर उन्होंने एक EV अपनी सेकेंडरी कार की तरह रखी हुई है। ओके, सो आपकी पर डे ड्राइविंग कितनी है? पर डे ड्राइविंग मेरी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। मेरा ऑफिस जैसे कि मैंने बताया यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो आना जाना 40 किलोमीटर है। वीकेंड्स पे करीब 200-300 किलोमीटर हो जाता है। तो अगर हफ्ते का लगाएं तो लाइक किलोमीटर उतना ज़्यादा नहीं है, बट डेली का जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, हाँ, क्योंकि आप पीक आवर्स में जाते हैं, तो आपको चार्जिंग फिर इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं करनी पड़ती? वंस अ वीक।
वंस अ वीक। सो इसकी रेंज कितनी है? जैसे कंपनी तो क्लेम करती है कुछ 480 से 500, मतलब इस वाले 75 किलोवाट वाले पैक में। राइट। सो मैम रेंज के लिए कैसा है कि मैं एग्जैक्ट फिगर ना कोट करके उसको मैं अलग अलग सेगमेंट में करके आपको बताता हूँ। करेक्ट। तो जैसे कल मैं 100% चार्ज करके मेरठ एक्सप्रेसवे पे गया था किसी काम से मेरठ, और मैं बहुत बेफिक्र होकर चलाता हूँ। तो लाइक 135, 145 स्पोर्ट्स मोड, ठीक है, वो सब मिला के मेरठ से आना जाना मेरा 50% चला गया। ओके। तो उस हिसाब से देखें तो 300 किलोमीटर की रेंज हुई। ठीक है। जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो रीजन मोड 3 लेवल 3 करके 60-70 की नॉर्मल जब मैं रेंज पे चलाता हूँ तो वो 450 भी टच कर जाती है। अगर मैं इन जनरल बात करूँ, जैसे मैंने अभी तक 3 ट्रिप कर दिए हैं वृंदावन से आना जाना, और अभी मैं जिम कॉर्बेट गया था, या एक बार जब मैंने कार ली थी तो ऋषिकेश से आगे जो हमारा धारी देवी टेम्पल पड़ता है श्रीनगर में, वहाँ से भी मैंने टू एंड फ्रो किया है इस गाड़ी को। तो ऑन एन एवरेज की अगर बात करें इन जनरल सारी चीज़ें मिक्स करके कि कभी हमने तेज़ चलाई कभी हमने स्लो चलाई, तो 400-420 के बीच में एक आइडल रेंज प्लान करके जब आप कोई ईवी के साथ ट्रिप प्लान करते हैं तो मैं अपने दिमाग में जो रेंज रखता हूँ वो 400 रखता हूँ, जिसकी वजह से मैं हमेशा सेफर साइड पे रहता हूँ। ठीक है। और इस रेंज के पार्ट में एक कैच ये भी है कि जब हम 400 बोलते हैं तो इस पूरी रेंज का जो 10% है लास्ट का, वो तो आइडली जब हम ट्रिप प्लान करते हैं तो वो हमें काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10% में क्या होता है कि आपकी जो टॉप स्पीड है वो लिमिट हो जाती है 80 पे। फिर जब वो 5% आता है तो वो लिमिट हो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर्स पे, और एसी भी नहीं बंद होता है। उसके 2 रीज़न है। कार ऐसे डिज़ाइन हुई है कि उसको भी पता है लास्ट के 5% हैं, तो क्रूशली बहुत सेव करके चलनी है बैटरी। और इनके एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया है कि ऐसा इन्होंने इंटेंशनली इसलिए भी किया है कि बैटरी को कम से कम नुकसान पहुँचे। सो देखा जाए तो 400 में से जब आप एक कोई लंबी ट्रिप प्लान करें तो वो जो लास्ट का 60-70 किलोमीटर है वो वैसे भी नहीं काउंट करना चाहिए। बट हॉलिस्टिकली अगर आप मेरे से पूछेंगी रेंज कितनी है तो हाँ 400 की रेंज वो दे देती है। टाटा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि डीलर भले ही आपको वो इन्फॉर्मेशन ना दें, तो इन लोगों ने डेडिकेटेड मतलब देयर आर डेडिकेटेड पर्सन्स जो आपको कॉल करते हैं और पूरा डूज एंड डोंट समझाते हैं। Okay. तो ये बहुत क्रूशल बात उन्होंने बताई थी कि सर कोशिश कीजिएगा कि 20% से नीचे ना जाए, और हर कंसेक्यूटिव 4 बार में एक चार्ज आपका ऐसा होना चाहिए जो पूरा 100% तक जाए। सो उससे बैटरी की कैलिब्रेशन अच्छी रहती है और आपकी लाइफ बढ़ती है बैटरी की। ठीक है। तो ये मैं मेक श्योर करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आज 50% है चलो चार्जिंग पे लगा दी। यू हैव टू लर्न टू लिव विद ईवी। वो पैटर्न्स आपको समझने पड़ेंगे कि मेरे घर से अगर मुझे इमरजेंसी में गाड़ी लेके कभी भागना भी पड़े तो नियरेस्ट फास्ट चार्जर कहाँ पे है। जैसे आई लिव इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट और मेरे घर के पास जियो बीपी का 120 किलोवाट का चार्जर है। सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि अगर कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आती है कि मुझे तुरंत लेके जाना है तो मैं 120 किलोवाट पे उसको टॉप अप करके एंड आई कैन देन मूव। सो वो लोगों को अपनी विसिनिटी के हिसाब से अपनी सराउंडिंग के हिसाब से वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरी बैटरी मिनिमम इतनी चार्ज तो हमेशा रहनी चाहिए। अच्छा, और ये 120 किलोवाट वाला जो चार्जर है, डीसी चार्जर, फास्ट चार्जर, इससे तो शायद 25 मिनट कुछ में चार्ज हो जाती है, 80% या 100% कुछ। राइट, बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। लेकिन मैंने पर्सनली फील किया है कि जैसे हमारे फोन्स के साथ भी होता है कि हम बड़े अडेप्टर से चार्ज करते हैं तो वो चार्ज भी जल्दी होता है, डिस्चार्ज भी जल्दी होता है। तो 120 वाले पे अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है 3 बार मैंने चार्ज किया है तो उसमें रेंज बहुत कम आई है। अच्छा। 60 वाले में करते हैं तो थोड़ी कंसिस्टेंट रेंज आती है। ओके। टाइम भले ही थोड़ा ज्यादा लगता है बट आई ऑलवेज प्रेफर टू चार्ज ऑन 60 किलोवाट। ओके। तो अब जैसे आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं आता आपको चार्जर इंस्टॉल करने का? इशू, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके घर, जैसे हम लोगों के यहाँ सिंगल पॉइंट कनेक्शन नहीं है, मल्टी कनेक्शन है। हर फ्लैट का अलग मीटर लगा हुआ है। सो इलेक्ट्रिक शाफ्ट से आपकी पार्किंग कितनी दूर है वो आपको जज करना पड़ेगा। आई लिव इन गुलशन बलीना, सो यहाँ पे मेंटेनेंस से एनओसी लेनी पड़ती है। आपका वायर मतलब आपकी पार्किंग से और शाफ्ट के बीच में जितनी पार्किंग आती है उन नेबर्स से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। कि मेरा वायर यहाँ से जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक चीज है, कभी भी कुछ हो सकता है। सो उनसे आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। ठीक है। सो एक पार्किंग ओनर्स की एनओसी, एक मेंटेनेंस की एनओसी, सिर्फ ये 2 चीजें लगती हैं। ठीक है। एंड देन टाटा के जो इंस्टॉलेशन वाले बंदे आते हैं वो इवेलुएट करके आपको बताते हैं कि सर कितना वायर लगेगा। सो अप टू 15 मीटर वो उनकी तरफ से होता है, और 15 मीटर से ऊपर जितना भी लगेगा वो आपको पर मीटर 660 और समथिंग वो कॉस्ट करते हैं।
और वो दिस इज हाउ इट गेट इंस्टॉल्ड। ओके, टाटा हैरियर ओवरऑल अगर मतलब ईवी की बात ना भी करें तो टाटा हैरियर इटसेल्फ एक बहुत ही धमाल की गाड़ी है। राइट। सो ईवी भी बहुत धमाल की है ऑब्वियसली। तो इसकी पावर 238 PS की पावर है, मतलब अगर किलोवाट में बोले तो 175 किलोवाट, और इसका टॉर्क ही 315 Nm। राइट। तो आपने ये पावर कभी फील करी है? मतलब आपने बताया आपने 130 कुछ चलाई है, तो आपको वो फील हुई पावर? सो डेफिनेटली, मतलब पहली मैं दो चीजें बोलूंगा। पहले आपने बोला टाटा हैरियर इन इटसेल्फ इज अ ब्रांड। हाँ। इससे पहले मेरे पास क्रेटा थी जो मैंने आई थिंक 2020 में परचेज की थी। उस टाइम पे मेरा हैरियर लेने का मन था, बट ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट उस टाइम पे नहीं लिया। तो वो एक होता है ना कि आपके दिमाग में होता है दैट हैरियर इज अ ब्रांड। करेक्ट। दूसरी बात, जो ये पावर प्रोड्यूस करती है ओवरऑल, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द एंट्री लेवल BMWs ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल BMW 330, Audi Q3। सो ये जो PS हमारी टोटल पावर है, ये उसके उनका ट्विन टर्बोचार्जर प्रोड्यूस करता है जो ये पावर प्रोड्यूस करती है। इसकी अगर हम ऑल व्हील ड्राइव की बात करें, सो उसकी जो पावर है दैट इज इक्वल टू द पावर जो रेंज रोवर वेलार प्रोड्यूस करती है। और टॉप स्पीड पे तो पावर प्रोड्यूस करना एक अलग बात होती है। ईवी का जो सबसे द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट ड्राइविंग एन ईवी इज, और वो बहुत रिस्पॉन्सिबल थिंग भी है, कि आपको जैसे ही आप पैडल रखोगे, क्योंकि इसमें टर्बो नहीं है, इंजन नहीं है, सो वो एक लीनियर स्टैटिक पावर आपको मिलती है। सो द मोमेंट यू पुश द पैडल, वो वहां से भागना शुरू हो जाती है, इंस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। और जैसे आपका एक होता है ना कि मक्खन की टिक्की को आपने गर्म तवे पे डाल दिया और वो फ्लोट कर रही है, तो वो वाली फीलिंग इसको आती है। सो जैसे कि मैंने बोला कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। सो जो भी नए बिगिनर्स हैं जिन्होंने कभी पहले एसयूवीज या इतनी पावर नहीं ड्राइव की है, उनको बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा। एक तो व्हीकल में आवाज नहीं है, सो सराउंडिंग्स में जो लोग चल रहे हैं उनको नहीं पता चलेगा कि एक मैसिव बीस्ट आपके पास खड़ा है और वो कभी भी भाग सकता है। राइट। और ये आपको भी समझना पड़ेगा कि पैडल मारा तो फिर ब्रेक भी कैसे लगाना है, क्योंकि वो एकदम हिट करेगा। सो ये बहुत ही रेस्पॉन्सिबली ड्राइव करने वाला व्हीकल है, चाहे ये हो या कोई भी ईवी हो। बट हाँ, डेफिनेटली मैसिव पावर, बहुत मजा आता है चलाने में। मैंने फुली लोडेड करके भी इसको 5 अडल्ट्स बिठा के भी चलाएं तो भी पावर में कोई कमी नहीं आती है। जो कमी आएगी रेंज में आएगी, पावर में कोई कमी नहीं आएगी। सो दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट ड्राइविंग एन ईवी विद सच मैसिव ईवी। ओके। अच्छा, अब ऑल व्हील ड्राइव आपने मेंशन किया था, तो वो भी मतलब उसकी तो इतने ज्यादा अच्छे से मार्केटिंग हो रही है, एंड मतलब बहुत ही अच्छे आपने क्लिप्स वगैरह भी देखे होंगे, तो आपने वो कंसिडर नहीं करी? सो अब उम्र हो गई है थोड़ा सा फैमिली पर्सन बनने की, तो ऑल व्हील ड्राइव के डेफिनेटली मैसिव पावर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसका कंपैरिजन टाटा ने सीधा रेंज रोवर वेलार से किया है। और भारी गाड़ी है तो चलाने में लगता भी है कि आप कुछ हैवी चीज चला रहे हैं। जैसे जिन लोगों ने जर्मन कार्स या रेंज रोवर वगैरह ड्राइव किए हैं, उनको पता है कि जब स्टीयरिंग हाथ में आता है और 2200 किलोग्राम की इसका वेट है, तो वो वैसा मजा आता है चलाने में। बट उसकी फिर कुछ इम्प्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि इसकी मैंने आपको एक आइडल रेंज बोली 420 किलोमीटर, उसकी रेंज कम हो जाएगी, बिकॉज 2 इंजन है, सॉरी 2 मोटर्स हैं, वो हमेशा एक्टिव नहीं रहते डेफिनेटली। दूसरा, मैं उतनी ऑफ रोडिंग के लिए जाता नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक एक्स्ट्रा 3-4 लाख रुपए देना और फिर रेंज भी कम हो जाती है, और फिर ये जो है ना रियर व्हील ड्राइव, ये ऑलमोस्ट टेंशन फ्री नो मेंटेनेंस मोड में चलती है गाड़ी। उसके साथ कुछ चीजें आती हैं कि जो दूसरा वाला मोटर है उसका कूलेंट उसमें लगेगा, उसका ऑयल चेंज होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मुझे लगा, बीइंग अ फैमिली पर्सन, मुझे उतना ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए जाना नहीं है, और ये जितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है एक नॉर्मल एक्सप्रेस वे और सिटी पावर के लिए ये इनफ है। सो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन वन। बट हाँ, डेफिनेटली जो इसकी इन लोगों ने ऑल व्हील ड्राइव निकाली है, वो दैट इज फैंटास्टिक। जिसने उसकी टेस्ट ड्राइव ले ली, वो बहुत बड़ी मुश्किल से फिर इस पे आ पाएगा। तो आपने सिर्फ टू बी ऑन सेफ साइड मैंने टेस्ट ड्राइव ही नहीं ली कि मेरा दिमाग ना भटके। बट हाँ, जैसा आपने बताया यूट्यूब पे काफी वीडियोस हैं, तो वो सब मैंने देखा, वहां से आई गॉट टू नो अबाउट इट्स मैसिव पावर। तो डेफिनेटली इट्स वन ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट। वो अभी तक तो इंडियन मार्केट में मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट श्योर अबाउट BMWs एंड ऑडीज, बट महिंद्रा, टाटा या बाकी कोई भी कार मेकर इतनी पावर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। तो अभी हम लोग पहले फीचर्स के बारे में और डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले तो मैं मतलब टाटा तो मानी जाती है अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो आप मतलब ऑब्वियसली ये भी उस पे ICE पे ही बेस्ड है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग डू यू फाइंड दिस कार? सो ये बहुत सारे मीम्स भी चलते हैं टाटा के ऊपर कि सर्विस सेंटर में खड़ी रहती है। भले ही खड़ी रहे, लेकिन गाड़ी मजबूत है। सो ये डेफिनेटली मैंने फर्क फील किया है।
2-3 इंसिडेंट्स मेरे साथ ऐसे हुए हैं कि आई वाज स्टैंडिंग और पीछे से एक बाइक वाले ने बहुत तेज मारी, काफी तेज आवाज हुई, तो मुझे लगा आज तो ये इंश्योरेंस क्लेम के लिए जाएगी। उसके हाथ में भी काफी लगी, बट मैंने उतर के देखा तो कार पे उतना कुछ कोई डेंट नहीं था। एक बार वो आपने रोड पे जो हमारे आयरन वाले बैरिकेडिंग होते हैं, तो मैंने गलती से उस पर चढ़ा दिया था और वो आके मेरा ये इस वाले पार्ट पे लगा, तो बट ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रेसिव है। मैं सॉरी बार बार XEV का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि वही इसकी कॉम्पिटिटर है, बट जब XEV लॉन्च हुई थी तो उसमें आपने उसके कुछ वीडियोस देखे होंगे कि स्क्रीन चलनी बंद हो गई है, सड़क पे रुक गई है। अभी तक मेरे नोन में 4 लोगों के पास हैरियर EV है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं आया है कि स्क्रीन उड़ गई है या ये खड़ी हो गई है, चल नहीं रही है। हालांकि इसमें भी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स रिक्वायर्ड हैं। स्क्रीन पे कभी भी दिखा देता है क्रिटिकल एरर, प्लीज कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर। तो अब हमें धीरे धीरे आदत पड़ गई है कि इग्नोर करो, साइड में लगाओ, गाड़ी रिस्टार्ट करो, वो चला जाएगा। तो वो कुछ एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है और आई थिंक नियर फ्यूचर में और सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे, बट ऐसा कुछ बहुत मेजर नहीं है। गाड़ी की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है ऐसा कि वो कंसर्न करे। ओके, सो गाइज आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी रील्स वगैरह आप देखते होंगे जिसमें गाड़ियों की बुराइयां करी जाती हैं, पर गाड़ियां बुरी नहीं होती, खराब कोई गाड़ी नहीं होती, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा मेहनत से, बहुत ही ज्यादा इंस्पेक्शन के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ, क्वालिटी चेक्स के साथ बनाया जाता है और तभी लॉन्च किया जाता है। सो कभी वन ऑड प्रोडक्ट, वन ऑड आइटम ऐसा होगा जिसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है, लेकिन उस चीज के लिए वो ओवरऑल आप ये नहीं बोल सकते कि खराब है गाड़ी या सर्विस सेंटर में खड़ी रहती है। सर्विस सेंटर में तो कोई भी गाड़ी जा सकती है अगर आप से नहीं चलाओगे तो। सो अब बात करते हैं हम गाड़ी के कंफर्ट के बारे में, जैसे फीचर्स के बारे में। तो इसमें एक तो लेवल 2 ADAS आता है, तो वो कितना आपके लिए लगता है कि मतलब रिलायबल है, कितना फीडबैक उसका कैसा है? मैम जैसे कि मैंने बताया कि चीजें इन लोगों ने काफी टेस्ट करने के बाद, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसको कम से कम 2 साल से ये लोग ऑटो एक्सपो में दिखा रहे थे कि हमारी गाड़ी तैयार है, भारत मोबिलिटी में इन लोगों ने डिस्प्ले किया। सो कुछ तो कर रहे होंगे अपनी गाड़ी के साथ, उसको इम्प्रूव कर रहे होंगे, एनहांस कर रहे होंगे, और वो दिखता है। क्योंकि लेवल 2 ADAS में सिर्फ एक इमरजेंसी ब्रेकिंग को मैंने ऑफ किया हुआ है, क्योंकि वो आप सिर्फ हैरियर में नहीं, आप किसी भी गाड़ी में ले ले, वो इंडियन रोड्स के हिसाब से नहीं है। सडनली कोई भी आगे आएगा, वो एकदम ब्रेक मारेगी और आपकी फैमिली पीछे भी ठुक सकती है, पीछे भी ठुक सकती है और वो इम्पैक्ट होता है। Exactly. उसको मैंने ऑफ किया हुआ है। अदरवाइज लेन असिस्ट, पार्क असिस्ट, जितने भी फीचर हैं मैं पूरा यूज करता हूँ। ठीक है। शुरू में मेरे को थोड़ा सा टाटा के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ने बोला भी था कि सर उतना रिलाय मत करना आप, बट मैंने जैसे ऑटो पार्क लगाया तो बिल्कुल खाली जगह थी हॉस्पिटल के बाहर, वहां पे मैंने लगाया, बहुत स्मूथली लगा। एक बार मैंने मॉल में लगाने का ट्राई किया, तो होता है ना कि बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो सेंस करता है, बार बार ब्रेक मारता है, तो वहां उतना इफेक्टिव नहीं है। हम इंडियंस को लगता है यार इतनी देर में मैं खुद लगा दूंगा, बट अगर प्रॉपर प्लेस है, उसको अपनी डायमेंशंस पूरी मिल रही हैं, उसके सेंसर को चारों तरफ से कोई हिंड्रेंस नहीं मिल रही है, तो वो बहुत मजा आता है लगाने में। मतलब बहुत लोग नहीं यूज करते हैं, बट मुझे लगता है उसी उन फीचर्स के पैसे दिए हैं तो लेट्स यूज देम। करेक्ट। जैसे इसकी चाबी में वो आपने देखा होगा कि समन मोड है, गाड़ी को बुला सकते हो आप। तो मैं ऑफिस में जहाँ पार्क करता हूँ वहाँ पे ऑलमोस्ट पार्किंग फुल हो जाती है। तो अभी पीछे काफी बारिश हुई है, तो एक स्पॉट था जो पूरा कीचड़ में रहता था, उसको मैंने यूटिलाइज किया है, क्योंकि मैं उतर जाता था देन समन मोड से, कोई बात नहीं जाने दो कीचड़ में, तो फीचर्स को पार्क हो जाता था और निकल जाता था। तो फीचर्स को अब पैसे दिए हैं तो हमें यूज करना चाहिए स्मार्टली। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं यार बस जस्ट उनके लिए कार होता है बस कि पैर दबाया, रेंज कितनी दे रही है, परफॉर्मेंस कितनी दे रही है, बट ये जो बहुत छोटे छोटे फीचर्स, छोटे तो नहीं बोलूंगा, बड़े फीचर्स हैं, बट इतने सारे फीचर डाले हुए हैं कि उसको बैठ के अगर समझे कोई। टाटा ने अपनी ऑफिशियल EV tata.ev का जो ऑफिशियल चैनल है, उन्होंने सारी वीडियोस वहाँ पे डाली हुई है। कुछ फीचर्स अभी ये सपोर्ट भी नहीं कर रही है, इसके सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आए हैं, बट उसके भी उन्होंने वीडियोस डाली हुई हैं कि वो कैसे चलाना है, क्या चलाना है। सो जो भी ऑप्ट कर रहा है, इधर उधर ना जाके, दिमाग ना लगा के, या तो मैम की वीडियो देखें या जाके tata.ev के चैनल पे देखें, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, चलिए तो हम लोग अभी थोड़े बहुत फीचर्स देखते हैं। जैसे काफी एक्साइटिंग फीचर्स है इसमें जो मैंने सुने हुए हैं। इसका जो कमाल का फीचर है, जिस 540 डिग्रीज वाला कैमरा विद ट्रांसपेरेंट मोड, वो बहुत एक्साइटिंग है, तो वो आप जरूर दिखाइए कैसा है। यस, ये जो ट्रांसपेरेंट मोड है ये टाटा के चैनल पे मैंने सुना था, आई एम नॉट श्योर, बट ये शायद इन लोगों ने रेंज रोवर से इनहेरिट किया है। ठीक है। और दिस इज वेरी कूल फीचर, आई विल गो बैक। ये यहाँ पे एक छोटा सा 360 लिखा हुआ है, बिकॉज नीचे के मॉडल्स में 360 आता है, बट एम्पावर मेट्स 540। व्हेन वी क्लिक ऑन इट तो ये इनेबल हो जाता है। ठीक है। और ये आपको अभी फ्रंट व्यू दिखा रहा है, बिकॉज मैं ड्राइव मोड में हूँ। राइट। अगर मैं रिवर्स में होऊंगा ये पीछे का जाएगा। ठीक है। दिस साइड विल बेसिकली शो यू द व्हीकल मोड। ठीक है। अब इसमें ट्रांसपेरेंट मोड है, यहाँ पे आप जाइए, क्लिक ऑन सेटिंग्स,
ये हमारा SVS कन्वीनियंस सेटिंग में आता है, ट्रांसपेरेंट व्यू। ठीक है। अब ये मैं श्योर नहीं हूँ कि ये बग है या ये फीचर है, बट ये कुछ ही देर, मतलब ये हर बार जाके ऑन करना पड़ता है। ओके। सो यू हैव टू गो टू कन्वीनियंस सेटिंग, क्लिक ऑन ट्रांसपेरेंट व्यू और ये ऑन हो जाएगा। ठीक है। देन क्लिक ऑन दिस कैंसिल। और ये अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा ड्राइव करता हूँ तो आगे ब्रेकर दिखेगा ना, स्पीड ब्रेकर होगा, वो दिखेगा। कोई नीचे पॉट होल है, तो जैसे जैसे वो गाड़ी के नीचे से जा रहा है वो पूरा ट्रांसपेरेंटली वो पूरा दिखाता है कि कोई गड्ढा तो नहीं है, कोई आपको कोई इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है। ये तो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि कई बहुत बार ऐसा होता है कि आप पार्किंग कर रहे होते हो तो आपको वो आइडिया नहीं लगता है कि आपने नीचे कहीं गड्ढे में ना घुस जाए, क्योंकि काफी बार टूटी हुई सड़क होती है। राइट। तो पार्किंग में बहुत डिफिकल्टी होती है, तो ये तो बहुत ही कमाल का फीचर है। राइट। बहुत अमेजिंग है। और ये सिर्फ टॉप वेरिएंट में आता है? ये सिर्फ टॉप वेरिएंट में आता है। Okay. तो आप इसको फिर ऑब्वियसली काफी बेनिफिशियल है ये छोटी गलियों में जहाँ जाम लग जाता है और वो होता है ना चबूतरा निकला हुआ है, गाड़ी में ना लग जाए, नीचे कोई गड्ढा तो नहीं है, तो बहुत यूज होता है। अच्छा, जैसे ऑटोज में भी वो साइड में वो लोहे निकले होते हैं। हाँ, तो उस सबसे बहुत बचाता है। पार्किंग करने में, छोटी जगहों से निकलने में इट हेल्प्स अ लॉट। बट इसको परमानेंट ऑन नहीं रख सकते? परमानेंट ऑन नहीं रख सकते हैं, और ये जैसे ही आप लाइक आई थिंक 5 या 10 की स्पीड से जैसे ही ऊपर जाएंगे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ओके, नॉर्मल वाला कैमरा हो जाएगा फिर? इट्स ओनली फॉर लो स्पीड्स। ठीक है। और बाकी इसके कैमरा की क्वालिटी ओवरऑल भी बहुत अच्छी है। ये बेसिकली डिफरेंट व्यूज दिखाता है आपको। 3D भी है इसमें। सो 3D है इसमें, ये पूरी कार की एनिमेशन बन गई और पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, तो इवन कार भी नहीं दिखेगी अब आपको। चार पहिए दिखेंगे और पूरा आपको नीचे का व्यू दिखेगा। वाओ, दिस इज एक्सीलेंट, अमेजिंग। और इसकी एक और चीज है, ये जो इसके IRVM पे DVR मिल रहा है। राइट। सो ये IRVM पे इन लोगों ने डैश कैम लगा के दिया हुआ है, फ्रंट और बैक दोनों का। ओके। इसमें फीचर्स हैं, आप जूम कर सकते हैं। लॉक का मतलब है, कोई स्नैप का मतलब है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को आपको स्क्रीनशॉट लेना है। पावर ऑफ कर देंगे तो नॉर्मल ग्लास की तरह काम करेगा। अच्छा। QR कोड है, इसको आप अगर स्कैन करेंगे तो जो इसमें मेमोरी कार्ड हम लोगों का लगा हुआ है, जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है वो आपसे स्कैन करेंगे, वहां जाके एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यू डोंट क्लाउड पे हो जाती है। हाँ, इसको बाहर निकाल के और वो पूरा पेन ड्राइव में लगाने की जरूरत नहीं है, आप स्कैन करो और वो कनेक्ट हो जाएगा। ओके। और ये फ्रंट और बैक दोनों है। ये अभी आगे का दिख रहा है और इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पार्टीशन हो जाएगा, फ्रंट बैक दोनों। ओके। और ये रिकॉर्डिंग दोनों चलती है। ओके। और ये आप परमानेंट मतलब ऑन रख सकते, वैसे तो सेफ नहीं है, मतलब आपको IRVM तो गाड़ी चलाते हो तो वो आपका ये एज अ IRVM एक हाँ, ये ऐसे ही रहता है और ऐसी आदत पड़ी हुई है। ये पूरा क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है, रात को उतनी अच्छी नहीं है समहाउ, दिन में बहुत अच्छी क्लैरिटी होती है। और मुझे तो मतलब कभी जरूरत भी नहीं पड़ती कि मैं इसको ऑफ करूं, ये हमेशा ऑन ही रहता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा बिकॉज़ हमें तो टिपिकल IRVM दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये इतना वाइड एंगल है और इतना दिखा देता है एक्यूरेटली कि वो कमी नहीं लगती है, वो मतलब नहीं, बिकॉज़ इतना अच्छा रियलिस्टिक दिख रहा है ना, राइट, अच्छा लग रहा है। ओके, दिस इज अमेजिंग। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर इसका कंसोल ही दिखाते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा है इसका कंसोल। एंड इसका MID पे क्या क्या चीजें दिखती हैं? इसकी MID पे ये इस तरह का एक व्यू दिखाता है जहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में रेंज दिखा रहा है, राइट हैंड साइड में आपको स्पीड दिखाता है। बाकी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे फर्स्ट वन इज ट्रिप इन्फो। सो इसमें लाइक ट्रिप A ट्रिप B जितनी जो हमारी आती है उस तरह से इसमें दो चीजें दिखाता है। एक डिस्टेंस, मैं थोड़ा अगर आप जूम करके दिखाएं यहाँ पे, एक डिस्टेंस जो हमारा नॉर्मल ऑडोमीटर होता है फॉर दैट ट्रिप, और एवरेज एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है। सो EV की जब रेंज हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो ऐसे बहुत लेमैन में बोलना 400 450 ऐसे ना बोल के ना, अगर हम एवरेज एनर्जी कंजम्पशन अपना देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा ड्राइविंग हैबिट, ड्राइविंग पैटर्न हमारा कैसा रहा है इस ट्रिप पे। ठीक है। ये अभी 200 दिखा रहा है, बट जब हम इसको ओवर द मंथ देखते हैं तो अगर ये 120 125 के आसपास है तो यानी कि आप अच्छा ड्राइव कर रहे हैं, आपकी रेंज अच्छी रही है। अगर आपका ये 130 से ऊपर जा रहा है तो आप बहुत रैश चला रहे हैं। और आप जब नेक्स्ट सर्विस पे जाएंगे तो वो पूरी इसकी हेल्थ हिस्ट्री पूरी निकालते हैं और वो फिर आपको गाइड भी करेंगे। वो बोल तो नहीं सकते आपका व्हीकल है, जैसा चाहे वैसा चलाइए, बट वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे कि सर इससे आपकी हेल्थ मतलब डिक्रीज होगी। सो ये एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है बेसिकली कि इस पूरी ट्रिप पे कितने वाट आवर पर किलोमीटर हमने एनर्जी कंज्यूम की है। ठीक है। सो इट डिपेंड्स। ओके। और जैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये हमें ड्राइव मोड्स मिल रहे हैं, तो अभी काफी रिफ्लेक्शन आ रही है। सो ड्राइव मोड्स हैं, जैसे नॉर्मल है तो इसी को हम लोग ऐसे कैसे चेंज करेंगे? इसी तरह से राइट, नॉर्मल, देन वी हैव वेट। सो वेट में क्या होता है, जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें डिफरेंस पता चलता है, टायर्स थोड़े से टफ होके चलते हैं, क्योंकि ट्रैक्शन ऑन ट्रैक्शन ऑन ऑफ हो जाता है, वो कीचड़ के लिए है थोड़ा।
and then the third option is rough, ये वो पत्थर terrain, पत्थर rough वगैरह terrain कहीं के पे लिए। रफ टेरेन के लिए। एंड द फोर्थ वन इज कस्टम। सो कस्टम मोड एक्टिवेटेड में आप क्या है कि सेटिंग्स में जाके आप अपने हिसाब से ना मोड को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। दैट आई ऑलवेज वांट कि जब भी गाड़ी कस्टम मोड में आए तो रीजन लेवल लेट्स सपोज कितना 3 लग हो। जाए, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स हैं पूरी, हम्म। तो आप वो पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं कि मैं ऐसे चलाना चाहता हूँ। ओके। ये तो हो गए हमारे ड्राइविंग मोड्स। हम्म। उसके अलावा जो हमारे सिटी मोड, इको मोड, सो यहाँ पे आप ये बटन देख रहे होंगे ऊपर, दिस इज फॉर लाइक इको मोड। ओके। इको मोड में थोड़ी रेंज ज्यादा देता है, पावर कम आती है हमारे पास। नेक्स्ट मोड इज सिटी मोड। सो सिटी मोड बाय डिफॉल्ट होता है, एंड देन ये जो एक छोटा सा आइकन हमारे पास, इससे स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड हो जाता है। ओके, ये एक्चुअली काफी रिफ्लेक्शन आ रही है। राइट। ठीक है। सो इसमें जैसे XCV9e में हमने देखा था कि जब हम मोड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर रेंज भी MID पे अपडेट हो जाती है। राइट। तो इसमें भी ऐसा है क्या? हाँ, सो आप एक बार उस पे फोकस करेंगे तो आई विल पुट इट ऑन स्पोर्ट्स मोड। सो अभी 421 दिखा रहा है ऑन कस्टम पे है ना शायद? नहीं नहीं, कस्टम तो आपका वो हो गया, ड्राइविंग स्टाइल है ये। ड्राइविंग स्टाइल हो गया। ये अभी है सिटी मोड पे। ठीक है। अगर मैंने इसको स्पोर्ट्स पे किया, ये 400 हो गया है। ओके। आई विल पुट इट बैक टू सिटी मोड। ये नीचे दिखा रहा है तो वो 421 हो गया। इसको मैं अगर इको करूंगा तो ये 442 हो जाएगा। हाँ, सो ये इस हिसाब से चेंज होता रहता है। ओके। और छोटा सा एक गिमिक भी है कि जब मैं, अगर आप यहाँ पे एक बार दिखाएंगे तो अभी ये ग्रीन मेरा अगर आपको दिख रहा होगा, इसको मैं अगर ये ग्रीन लाइट, एम्बिएंट लाइटिंग, इसको अगर मैं स्पोर्ट्स मोड करूंगा तो ये रेड हो जाएगा। इसको मैं इको करूंगा तो ये अगेन इट विल चेंज टू सम अदर कलर, ब्लू हो जाएगा। सो ये रात को बहुत अच्छा लगता है, और मतलब बहुत बहुत जैसे ही हम मोड चेंज करते हैं तो पूरी कार का एक एम्बियंस जनरली जैसे MID चेंज हो जाता है, वो डिजिटल क्लस्टर में पूरा जो डिस्प्ले है वो कलर हो जाता है, स्पोर्ट्स में वो रेड हो जाता है, तो इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी होती है उसके साथ। और XCV में ये ज्यादा फन है, वहां पे ज्यादा अच्छे से, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है, नई कार है। हैरियर में एक चीज मुझे ये अच्छी भी लगती है कि इन्होंने मिनिमलिस्टिक चेंजेस के साथ, क्योंकि आप ईवी में बैठो, आइस में बैठो, सफारी में बैठो, क्लस्टर और ये सब ना ऑलमोस्ट चेंज है। मुझे लगता है शायद ये जो हमारा एंटरटेनमेंट सिस्टम है, आई थिंक दिस इज द ओनली वन व्हिच इज ओनली अवेलेबल इन हैरियर ईवी। ये इन लोगों ने सैमसंग से सोर्स किया है। अदरवाइज आई थिंक ये क्लस्टर और ये सारी चीजें, दिस इज OLED। हाँ, तो ये सबका सेम ही है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं बेटर लगता है। बट हाँ, XCV में वो अंदर जितनी लाइटिंग्स और वो थोड़ी ज्यादा बेटर है। ओके। इसके अलावा इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा है? ऑसम। मतलब कार में बैठने के बाद, इंटीरियर की तारीफ करने के बाद, अगर कोई कुछ बोलता है, मेरे फ्रेंड्स फैमिली जो भी बोलते हैं, तो इसका जो ये JBL का 10 स्पीकर सिस्टम है, ये दिस इज ऑसम। पहले के जमाने में वो बेस ट्यूब लगाई जाती थी और वो अच्छे वाले स्पीकर्स लगाए जाते थे, वो भी मुझे लगता है कि इसको मैच नहीं कर पाता है। सो ड्राइविंग प्लेजर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है ये। बहुत बहुत ही अच्छा म्यूजिक सिस्टम है। ओके। तो और इसकी जो मतलब इसमें कितने, हमें 4 स्पीकर, 4 ट्वीटर्स, एक सबवूफर और सेंट्रल स्पीकर भी मिल रहा है। सो ये सारे हैं। सो मतलब ओवरऑल यू आर वेरी हैप्पी विद द ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस गाड़ी का, म्यूजिक सिस्टम। और एक सबसे अच्छी बात है इस म्यूजिक सिस्टम की कि आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है थर्ड स्क्रीन पे यूट्यूब चलाने का। सो मेरे घर में बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों ने इंटेंशनली वो नहीं लिया, क्योंकि व्हेन यू ड्राइव और एक से ज्यादा बच्चे हैं ना, वो बोलेगा कि कोकोमेलन चलेगा, एक बच्चा बोलेगा कि नहीं ये यूट्यूब चैनल चलेगा, और मुझे ड्राइव करते हुए अपने गाने सुनने हैं। तो अच्छा है कि वो नहीं है। यूट्यूब है इसमें कि व्हेन यू आर नॉट ड्राइविंग, व्हेन यू आर स्टिल, तो यूट्यूब आप चला सकते हो। बट वो मैंने अभी तक अपनी बेटी को नहीं बताया है, क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो जानबूझ के जब भी खड़े होंगे तो यूट्यूब चलेगा। सो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी एप्लीकेशंस ओवरलोड हो रही हैं ड्राइविंग में, वो कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है, जो द पर्सन हु इज ड्राइविंग द कार, उसके कंफर्ट को, उसकी जो प्राइवेसी की बाउंड्री है, उसमें वो चीजें घुसती हैं। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उतना ओवरलोड नहीं है। जैसे इसमें टीम्स, अगर मैं एप्पल कारप्ले से कनेक्टेड हूँ तो टीम्स का सपोर्ट है, वो आजकल सभी में आ रहा है। सो दैट इज बेसिक कि हम कॉल ले रहे हैं अपनी वहां से डायरेक्ट, दैट इज फाइन। बट बहुत ज्यादा मैं चाहता हूँ कि इस तरह की कार्स में ना ये वीडियो वाले जो एप्स हैं उनका सपोर्ट कम होना चाहिए, और वो मुझे यहाँ लगता है। ओके। अच्छा, अब जैसे अब हम बात करते हैं इसके और कंफर्ट की। तो अब जैसे आप हाउ टॉल आर यू? आई एम लाइक 5'11". और वेट भी आप देख ही रहे हैं, थोड़ा ज्यादा है। तो मुझे ये एक रहता है कि हाँ, कार कंफर्टेबल होनी चाहिए। सो मेरी पिछली कार का भी कंफर्ट बहुत ही जबरदस्त था, Hyundai Creta। इसका भी कंफर्ट बहुत अच्छा है। मैंने बहुत लंबी लंबी ट्रिप्स की हैं, लाइक एक दिन में 700-800 किलोमीटर भी ड्राइव किया है, बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। और डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम्स हैं सीट में।
एक मुझे जो थोड़ा सा मिस होता है समहाउ, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी दैट जो सीट्स हैं इनमें थाई सपोर्ट थोड़ा कम है ओके एज कम्पेयर टू महिंद्रा। ओके महिंद्रा की XEV आप चलाइए या 700 चलाइए, मैसिव सीट्स हैं, बहुत कंफर्टेबल है। कंफर्ट इसका भी अच्छा है, बट लिटरली मैंने हाथ से नाप के देखा कि सीटें छोटी हैं क्या, बट छोटी नहीं है, थाई सपोर्ट कम है। ओके, तो उसकी वजह से थोड़ा आपको कंफर्ट मिस होता है। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं अब सेकंड रो की। तो हाउ कंफर्टेबल इज इट? तो मुझे अभी तक बैठने को नहीं मिला है सेकंड रो में, बट जैसा कि मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली बैठे हैं तो 3 अडल्ट बहुत आराम से आ जाते हैं। अभी हमने एक वृंदावन की ट्रिप की थी जिसमें हम 2 अडल्ट आगे थे और हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, उनकी फैमिली भी साथ में जानी थी। देन कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट बढ़ गए, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि वी वर 5 अडल्ट्स, 3 किड्स विद एज रेंज ऑफ लाइक 9 to 10 years, और इतने सारे लोग बैठ के हम गए थे, वृंदावन तक गए, हम वापस आए हैं। सो कंफर्ट का और इन पर्टिकुलर भी थोड़ा एक प्रॉब्लम जो मुझे लगता है, इसकी जो इंक्लिनेशन है पिछली सीट की वो थोड़ी कम है, मतलब उतनी ज्यादा रिक्लाइन नहीं है। और XEV में जो हमारे पास रिक्लाइन करने वाला ऑप्शन आता है वो भी यहाँ पे मिसिंग है, तो अगर वो होता तो और ज्यादा मजा आने वाला था। राइट, क्योंकि फिर आप ज्यादा थोड़ा कंफर्ट। अच्छा, तो इसमें बिल्कुल रिक्लाइन नहीं कर सकते? रिक्लाइन नहीं कर सकते। ओके, चलिए अब हमने अंदर के कंफर्ट और फीचर्स की बात कर ली, अब बात करते हैं इसकी स्पेस की। बूट पे मतलब लगेज स्पेस कितना है हमारे पास? सो देयर आर मल्टीपल वे जिससे आप ट्रंक खोल सकते हैं। पहला एक आपकी चाबी पे एक बटन आता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। ठीक है। एक यहाँ पे बटन है, उसको प्रेस करेंगे खुल जाएगा। एक अंदर कंसोल पे बटन है, उससे खुल जाएगा। और एक हमारा जेस्चर है, ये अगर हम करेंगे तो इससे खुल जाएगा। ओह नाइस, कभी आपके हाथ में सामान हो तो आप आराम से। ओके कूल। और इसमें हमें मिल रहा है कितना, कुछ 502 लीटर का बूट स्पेस है। और ये ट्रे को आप एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक, और सीट्स फोल्ड वगैरह वो तो सब। राइट। ओके कूल। और इसके अलावा हमारे पास फ्रंक भी है, राइट? आगे सो लेट मी जस्ट क्लोज इट। सो अच्छा खासा फ्रंक भी इसमें हमें आगे मिल जाता है। सो ये एक चीज स्पेशल है जो उन्होंने मेंशन की है, मेड इन ऑल वुमेन असेंबली लाइन। सो ये जो पूरी असेंबली लाइन है ये मेड इन ऑल वुमेन है। एंड दिस इज आवर 35 किलोग्राम बूट स्पेस। अभी तो मैंने यहाँ पे अपना पोर्टेबल चार्जर रखा हुआ है। ओके, तो मतलब अगर 67 लीटर्स, अगर लीटर्स की बात करें तो हाँ, तो इसको अगर सोचो, इसको रखने के बावजूद भी हमारे पास बहुत स्पेस है। राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार होता है ना कि फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्रीशियस सामान है जो हमें थोड़ा सेफली रखना है, राइट, या कुछ छोटा मोटा इधर उधर सामान है, तो काफी अच्छा स्पेस है। और जैसे पोर्टेबल चार्जर है पीछे, वो हमेशा तो यूज होना नहीं है, तो मैंने वो ऑलरेडी हमेशा, मतलब आगे ही मैं उसको रखता हूँ। ओके गुड। अब हो गई बहुत सारी तारीफें इस गाड़ी की, ठीक है, फीचर्स वगैरह सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है जो मैन्युफैक्चरर है, टाटा है, उनको फ्यूचर जो वेरिएंट्स हैं या फ्यूचर फेसलिफ्ट्स हैं उसमें इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप है? बिल्कुल, डेफिनेटली। सबसे पहली बात है इसके जो पैनल गैप्स हैं, जो इसकी फिटमेंट है, वो इतनी अनइवन है कि कभी कभी मन करता है कि मतलब क्या ही किया जाए। जैसे आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हमारा पैनल गैप शुरू होता है, यहाँ कितना मिनिमम है और ये कितना बढ़ता चला जाता है। इसी को अगर मैं थोड़ा पीछे दिखाऊं आपको, सो ये देखिए, ये जो हमारा ट्रंक और इसके बीच में है, मेरा नेल भी अंदर नहीं जा पा रहा है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुली फिनिश्ड। और इसको अगर आप इधर से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो टूट गया, और मैं चाहूँ तो मतलब फिंगर भी अंदर जा रही है इसमें। वहाँ नेल भी अंदर नहीं जा रहा है, इधर से फिंगर भी अंदर जा रही है। तो ये कुछ फिनिश की प्रॉब्लम्स हैं। जब मैंने परचेज की थी तो स्टेयरिंग व्हील पे वो वाइट मटेरियल जो भी लगा हुआ है वो उखड़ रहा था। द गुड थिंग इज कि ठीक है, मैंने डीलर को रीच किया, वो उन्होंने रेक्टिफाई कर दी प्रॉब्लम, स्टेयरिंग चेंज कर दी। मेरे ब्रदर की जो मैंने बताया दूसरी हैरियर ईवी है, उसमें जो डोर्स का ये हमारा फिटमेंट है, तो यहाँ से ये पूरा उखड़ा हुआ है। और वो कम से कम मल्टीपल टाइम्स हमें जाके उसको ठीक कराना पड़ रहा है। अच्छा। इसका जो वाइपर है तो वो उसकी एडजस्टमेंट ठीक नहीं थी। सो इतना वेट करने के बाद भी, जैसे मैंने आपको बताया, करीब 2 साल टाटा ने इस पे काम किया है, होल्ड करके रखा है, बट जो फिटिंग की जो चीजें हैं ना, वो कहीं ना कहीं उस पे बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है। ओके, सो जैसे इसके मतलब वाइपर्स का आपने बताया, तो उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताइए कि अलाइनमेंट। जैसे वाइपर चल रहा है तो उसमें वो ना आवाज के साथ चल रहा था। एक हमारे पास होता है ना कि जब हम इंडिकेटर देते हैं, लेट्स सपोज राइट इंडिकेटर दिया,
एंड जब स्टेयरिंग घुमाई तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, करेक्ट, वो नहीं हो रहा है, तो वो Okay. पैनल उनको चेंज करना है, क्योंकि हैरियर कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये लोग Right. हैरियर पहले से आइस वर्जन इनका आ रहा था, तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि टाटा ऑलरेडी इतने साल से हैरियर बेच रहा है और अभी भी उनको मतलब ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, वो ये Okay. कमियां गाड़ी में छोड़ रहे हैं, विच इज अनएक्सेप्टेबल। बिकॉज जब आप एक लग्जरी सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, आपका व्हीकल 30 लाख प्लस कॉस्ट कर रहा है, तो जो आपके बायर्स हैं वो थोड़ा पैसा और डाल के BMW X1 EV भी ले सकते हैं, करेक्ट, तो टाटा को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। गाड़ी ओवरऑल आई एम वेरी सेटिस्फाइड, लेकिन जब बात आती है छोटी छोटी जगहों पे नजर जाती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरी नजर गई कि दरवाजे में एक जगह मुझे दिखा कि छोटा सा एक स्पॉट था, वहाँ रस्ट आना शुरू हो गया था ऑलरेडी, और वो ये गाड़ी लेने के हफ्ते 10 दिन बाद ही मेरी नजर चली गई थी। ओके, इसका जो स्टेयरिंग पे जो वाइट फैब्रिक टाइप लगा हुआ है वो उखड़ना शुरू हो गया था, तो ये मैं गया, मैंने उनको दिखाया कि यार आप कैसी PDI करते हो, एक तो आप रात को डिलीवरी देते हो, मेरी डिलीवरी भी रात को मिली, मेरे फ्रेंड की डिलीवरी भी रात को मिली, रात मतलब अंधेरे के बाद, और वो उतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि वो एक्चुअली में PDI, ये मैं सजेस्ट करूंगा आपके व्यूअर्स को कि जब आप टाटा ले रहे हो तो डू नॉट रिलाई ऑन देम कि उन्होंने अच्छे से PDI करके दी होगी। इस गाड़ी में लेने के बाद हाँ सपोर्ट है, वो बाद में सुनते हैं, समझते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, दे आर नॉट रिजिड, बट वो एक मेंटली जो एक प्रॉब्लम आ जाती है कि यार नई गाड़ी है, मेरा दरवाजा चेंज हो चुका है, स्टेयरिंग चेंज हो चुकी है, बी पिलर जो है गाड़ी का उस पे इतने स्क्रैच हैं कि वो मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला ठीक है सर रबिंग कर देंगे, बट वो मजा नहीं आता ना अगर आप इतना पैसा खर्च रहे हो। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि जब भी कोई भी टाटा हैरियर या कोई भी गाड़ी लेने जाएं तो PDI बहुत अच्छे से करे। आपको एक दिन लेट मिले गाड़ी चलेगा, बट PDI बहुत अच्छे से करे, सारे जितने भी कॉर्नर्स हैं, पेंट का कहीं इशू तो नहीं है, कुछ डीप स्क्रैचेस तो नहीं है, वो सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट एंड थैंक यू इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो गाइज सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है, लोग बहुत ज़्यादा अपना टाइम निकाल के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। सो सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत को आपने ज़ाया नहीं जाने दिया। एंड कॉमेंट करिए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं सर से रिलेटेड टू टाटा हैरियर, एंड ये ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू है, तो मतलब सारे ही मेरे जो चैनल पे ओनरशिप रिव्यूज हैं सब ऑनेस्ट रिव्यूज हैं। सो जो सर ने अपना फीडबैक भी बताया है, जो इश्यूज बताए हैं, उसको जो टाटा है मैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज उसको एक नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। सर के जो इश्यूज हैं वो एज अ कस्टमर फीडबैक आप लीजिएगा, ताकि आपको वो हेल्प हो इम्प्रोवाइजेशन में। एंड जो ओनर्स हैं, जो फ्यूचर बायर्स हैं, वो भी प्लीज इस चीज के लिए गाड़ी को जज मत करेगा, बिकॉज ये थोड़े बहुत चैलेंजेस है, आपको हर एक व्हीकल में ही मिलेंगे। कुछ ना कुछ अगर ये एग्जैक्टली नहीं होगा तो कुछ और होगा, तो थोड़ा प्रोएक्टिव रहने की जरूरत है। एग्जैक्टली, थोड़ा प्रोएक्टिव। और जैसे सर ने PDI के बारे में बताया, तो आप PDI अच्छे से करेंगे तो आप वो सब चीजों से बच सकते हैं। एंड वही मतलब कई बार हम जल्दबाजी करते हैं, नहीं हमें आज ही हमारा लकी डे है, हमें आज ही चाहिए गाड़ी, तो वो सब जल्दबाजी ना करिए, तमीज मतलब अच्छे से सब्र करके आप गाड़ी लीजिएगा तो आपको मिनिमल इश्यूज आएंगे गाड़ी में। ठीक है, एंड थैंक यू। वो एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ कि इश्यूज मुझे जो भी आए हैं वो रेक्टिफाई हो गए हैं। हाँ, बट जैसा कि आपने कहा कि जब नई गाड़ी लेके जाते हैं तो जितनी डिफेक्ट फ्री हो उतना अच्छा है। करेक्ट। जैसे मेरी इनफैक्ट गाड़ी का भी था, तो मैंने काफी टाइम बाद, जैसे 2-3 हफ्ते बाद मैंने नोटिस किया कि मेरा जो बीच का मिड कंसोल है, तो उस कंसोल में ना वुडन फिनिश है, उसमें स्क्रैचेस हैं पूरे, तो वो मैंने PDI के टाइम पे नहीं ध्यान दिया था। तो वो सब चीजें होती हैं, आप ध्यान रखोगे तो बेटर रहेगा, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों का भी, तो आप खुश रहेंगे कि हाँ चलो मेरा पैसा फजूल नहीं गया, मैंने पूरा सही जगह पर लगाया। सो अगेन, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हैं, आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछेगा, सर और मैं मिलकर हम उस पर रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आप अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू मेरे साथ शूट करना चाहते हैं, आप दिल्ली NCR में रहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं रिव्यू विद लीन में, एंड हम आपके टाइम और डेट के हिसाब से शूट शेड्यूल कर सकते हैं। एंड आप भी इस चैनल पे आके बाकी ऑडियंस को, बाकी व्यूअर्स को हेल्प कर सकते हैं अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस के साथ। सो थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट सो मच टाइम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।